नमस्ते। मेरे साथ प्रोफ़ेसर अरुण कुमार और जी, हमेशा की तरह मैं प्रोफ़ेसर साहब के टीचर वाले पक्ष से बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम सब लोग ये समझने के लिए मैं और मेरे दर्शकों को हरदम ये रहता है कि कुछ हम लोगों के बहुत बेसिक से क्वेश्चन्स होते हैं जो शायद प्रोफ़ेसर साहब को अपने उस प्लेटफ़ॉर्म से नीचे उतर के शायद हम लोग को समझाना पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं। और प्रोफ़ेसर साहब पहली चीज़ तो ये कि अभी 7 तारीख को सबने पूरे देश में याद किया गया। बहुत से लोगों ने उसको कहा कि 6वीं एनिवर्सरी ऑफ नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत एप्टली कहा और मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देश के इकोनॉमी की 6वीं पुण्यतिथि थी। उन्होंने कहा कि ये जो नोटबंदी थी इसको एनिवर्सरी मोल मत बोलिए, इट इज़ द पुण्यतिथि। तो एक तो आपका आर्टिकल है और वो आर्टिकल मतलब मैं अभी इसके साथ फिर उसका लिंक भी लोगों को शेयर कर दूँगा। एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये 15,41,000 करोड़ 15.41 लाख करोड़ की करेंसी, 500 और 1,000 के नोट और फिर उसमें से 15,30,000 वापस आ जाना, करीब 99.3% पैसा वापस आ जाना। तो ये अल्टीमेटली आज 6 साल बाद जब आप मुड़ के देखते हैं, तो नोटबंदी को थोड़ा हमें संक्षेप में समझाएँ कि ये कितना सक्सेसफुल तो नहीं थी, कितनी असफल रही और कहाँ तक इसने देश की आर्थिक चीज़ों को इफ़ेक्ट किया है? तो देखिए जो नोटबंदी की गई थी, वो इस धारणा पे की गई थी कि ब्लैक का मतलब कैश होता है। तो अगर हम कैश को अर्थव्यवस्था से निकाल देंगे तो ब्लैक भी चला जाएगा। लेकिन ये धारणा ही अपने आप में गलत है, क्योंकि जो कैश होता है, वो आपकी संपत्ति का एक हिस्सा होता है, वो आपकी कमाई का हिस्सा नहीं होता है ना? कमाई तो आप हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ काम करते हैं, आप कमाते हैं, लेकिन उसमें से जो बचत होती है, वो आपकी संपत्ति बन जाती है। तो वेल्थ अलग होती है और इनकम अलग होती है, यानी कि संपत्ति अलग है और आमदनी अलग है। तो अगर आप कैश रखेंगे तो उस पे तो आपकी कोई आमदनी होगी नहीं। तो इसलिए जो आपके जो संपत्ति होती है उसका 1% से भी कम जो होता है वो कैश होता है। तो इसलिए ब्लैक का मतलब ब्लैक वेल्थ नहीं हुई, है ना? ब्लैक वेल्थ तो आपने तरह-तरह से आपने रखी है, आपने विदेश में रखी है, आपने रियल एस्टेट में डाली है, आपने कहीं वो जो इन्वेंट्री में डाली है, सब तरह से आपने सोने में डाला है वगैरह, है ना? तो अगर आपने कैश पूरा निकाल भी दिया होता, तो 1% जो काली संपत्ति पे असर पड़ता। लेकिन जैसे आपने कहा 99.3% तो आरबीआई कह रहा है कि वापस आ गया। हमने भी अनुमान लगाया था, ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल लिखा था जून में कि 99% कैश वापस आ गया जनवरी 10 तक। और उसके बाद फिर आरबीआई ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया था कैश इन सर्कुलेशन के। तो यानी कि ये सबको पता है कि कैश वापस आ गया। और मेरा मानना है कि एक्चुअली 100% से ज़्यादा कैश वापस आ गया, क्योंकि जो कैश नहीं आया वो हमें पता है कि वो बांग्लादेश में था, वो दुबई में था, वो नेपाल में था, कुछ जो वृद्ध लोग हैं उनके पास पड़ा हुआ था जो भूल गए थे। तो इसमें पूरा का पूरा कैश वापस आ गया। यानी कि जो जो काला जो कैश था भी, वो लोगों ने कन्वर्ट कर लिया नए नोटों में। तो यानी कि जब ब्लैक इकोनॉमी पे कोई असर पड़ा नहीं, है ना? तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर हुआ। फिर दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इससे वो जो काउंटरफिट करेंसी है, जो नकली नोट हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन नकली नोट तो नोटबंदी के दौरान ही 2,000 रुपए के और 500 रुपए के नए आने लग गए थे, तो वो भी नहीं हुआ। फिर टेररिज्म खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसकी फाइनेंसिंग होती है ये नकली नोटों से, तो वो भी नहीं खत्म हुआ। तो यानी कि जो 3 मुद्दे गिनाए थे, पहली स्पीच जो 8 नवंबर 2016 की थी, तो वो तीनों में से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है फुलफिल हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री जी और उनके जो लोग थे उन्होंने कहना शुरू किया कि हम तो कैशलेस इकोनॉमी इससे बनाना चाहते हैं, क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी होगी तो अर्थव्यवस्था ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो मैंने 23 नवंबर को जब ये बात उठाई सबसे पहले, तो मैं मेरे बगल में जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, मैंने कहा आप लेस कैश इकोनॉमी बोलिए, कैशलेस मत बोलिए, क्योंकि जो कैशलेस तो अमेरिका भी नहीं हुआ, कैशलेस तो नॉर्वे भी नहीं हुआ, हालांकि नॉर्वे में 1% से कम कैश है जीडीपी का। तो इसलिए कैशलेस नहीं, लेस कैश। और लेस कैश तो हम पहले से ही हो रहे थे, क्योंकि जब बैंक का इस्तेमाल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा मतलब है कि जो कैश को रिप्लेस कर रहा था। तो इसलिए आप वो करिए, कहिए। तो लेस कैश होने में समय लगेगा, अभी कोई तुरंत तो होने वाला नहीं है। लेकिन इस सब का असर क्या हुआ? इस सब का असर ये हुआ कि हमारा असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह से आहत हुआ। और वजह ये है
कि कैश का क्या काम होता है। कैश का काम होता है कि आपका आमदनी सर्कुलेट करता है, यानी आप बाजार जाते हैं, आपने पैसा दिया, आपने कुछ खरीदा, वो पैसा फिर जो दुकानदार ने अपने जो वर्कर को दिया, वो उसने अपने डीलर को दिया, वहां से सामान खरीदा। तो कैश तो ट्रांजैक्शन के लिए होता है, वो सर्कुलेट करता रहता है, वो खत्म नहीं होता है। तो जब आपका जो कैश कम हो गया तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। जो असंगठित क्षेत्र में जिसके पास पैसा नहीं था, वो वर्कर को तनख्वाह नहीं दे सकता, वो जो रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता, तो ठप हो गया। जो संगठित क्षेत्र है वो तो बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो संगठित क्षेत्र पे कम असर पड़ा। हालांकि वहां पे भी असर पड़ा, आपने देखा मॉल खाली हो गए, जो होलसेल मार्केट है वो खाली हो गए। मैं ग्वालियर गया 4 महीने बाद, तो होलसेल मार्केट खाली पड़ा था, कहते लोग ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। तो होलसेल मार्केट पे असर पड़ा, सेल्स पे असर पड़ा, तो संगठित क्षेत्र पे असर पड़ा, लेकिन असंगठित क्षेत्र तो बहुत बुरा असर पड़ा। एक भिखारिन थी, उससे हमने जो एनडीटीवी पे बात की, तो वो कह रही थी कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि पहले 200-300 रुपए कमाई हो जाती थी, अब 20 रुपए कमाई नहीं हो रही, और मेरा एक बच्चा मर गया। तो यानी कि बहुत बुरी हालत हुई असंगठित क्षेत्र की। और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, 45% उत्पादन होता है। तो जब इतने बड़े उस पर असर पड़ा तो हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। तो अर्थव्यवस्था तब से गिरावट पे है हमारी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, वो सरकार कहती रहती है 6%, 7%, 8%, वो 6%, 7%, 8% नहीं है, वो या तो 1-2% है या नेगेटिव हो गई है। खासकर अभी तो नेगेटिव हो गई है। तो इसलिए ये जो असर हुआ हमारा जो असंगठित क्षेत्र पे, वो फिर जब जीएसटी आया तो उसका दोबारा असर पड़ा, फिर जो एनबीएफसी क्राइसिस अगले साल आया तो उसका असर हो गया, फिर जब आपका पैंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, तो उसका और भी बुरा असर पड़ा। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र जो उस समय से पिटना शुरू हुआ, वो अभी तक पिटता चला जा रहा है, और उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, उसकी वजह से गरीबी बढ़ गई, असमानता बढ़ गई, क्योंकि संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, असंगठित क्षेत्र खराब। तो सारे जो दुष्प्रभाव है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो नोटबंदी से शुरू होके अब तक वो चले जा रहे हैं। जी, जी। प्रोफ़ेसर साहब, मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव और बता दूँ, जैसे आपने किसी भी घर में मुझे ऐसा लगता था, चाहे आप मतलब मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, मेरी माँ तो उस समय नहीं थी, लेकिन जो मेरे घर की जितनी महिलाएँ हैं, सबका एक, उसको स्त्रीधन कह लीजिए, या वो एक पैसा हरदम, हर हर स्त्री, हिंदुस्तान की हर महिला के पास एक पैसा रहता था, जो शायद पुरुषों की नज़र से दूर रहता था, और जो आड़े वक़्त जिसको कहते हैं, कभी बीमारी, आराम, फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस समय वो महिला कहीं से सच झूठ बोल के कि चलिए आपको, वो करती थी। वो सब सामने आ गया, और अब आपके पास वो बफर ही नहीं रह गया है। आज की तारीख में बफर नहीं। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूँ, ये प्रोफेसर साहब की एक बेहतरीन किताब है, डिमोनेटाइजेशन एंड द ब्लैक इकोनॉमी। अगर इसको ठीक से समझना है आपको, तो इसको लीजिए और इसको ठीक से समझिए, क्योंकि अगर इसके इसके डिटेल्स में जाना है, तो ये आप लीजिए और इसको खूब ठीक से समझने में आसानी होगी। प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज़ और बताइए। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब जो आज से 6 साल पहले थी, उससे कई गुना ज़्यादा। तो ये जब एक तरफ हम लोग कैशलेस की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो करेंसी बढ़ गई है, तो इसका ये क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो करेंसी होती है, वो तो एक टोकन है। अगर आप रुपए को फाड़ दें तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसको आप जब बाजार में इस्तेमाल करें तो उसका जो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो करेंसी है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए होती है ना। दूसरा है उसका स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि जैसे आपने कहा कि महिला ने अपने घर में जो कुछ पैसे दबा के रख लिए, जब जरूरत हुई तो स्टोर ऑफ वैल्यू है कि उससे उस समय आपके काम आ जाएगा। तो ये जो करेंसी होती है, ये आदमी ज्यादा या कम क्यों होल्ड करता है। अब जैसे जापान है, वहां पे जो जीडीपी का प्रपोर्शन है वो 18% है, यानी कि भारत में तो 12% है, वहां पे 18%, वहां पे और ज्यादा करेंसी होल्ड करते हैं। पर उधर नाइजीरिया में वो 1.4% है, और स्वीडन में भी 1.4% है। तो यानी कि हर देश का अलग अलग एक कल्चर है जिसके हिसाब से वो कैश होल्ड करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई आपको लगता है कि मुसीबत आएगी, तो मुसीबत के लिए आप कैश होल्ड करते हैं, जिसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं। तो ये जो प्रिकॉशनरी मोटिव है, ये जब खासकर जब परेशानी का दौर होता है तो उस समय ज्यादा बढ़ जाता है, तो लोग अपने पास कैश रखते हैं। तो अभी जो पैंडेमिक आया, उसमें देखा गया कि एकदम से कैश होल्डिंग बढ़ गया, क्योंकि पता नहीं था कि कब घर पे मुसीबत आ जाए, कब जो अस्पताल जाना पड़े, कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, कब रेमडेसिविर की जरूरत पड़ जाए। और सब में ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, है ना। जो सिलेंडर ऑक्सीजन का 500 का आता था वो 20,000 में जा रहा है, जो एम्बुलेंस 3-4 हज़ार में आ जाती थी वो 25,000 की हो रही है।
रेमडेसिविर जो 1000 रुपए का होना चाहिए तो 20,000 का बिक रहा है। तो लोगों ने कैश रखना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ये भी बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, ये यूपीआई प्लेटफॉर्म वगैरह पे वहाँ पे ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में क्योंकि परेशानी का दौर है, खासकर अभी अर्थव्यवस्था जब उभर के निकल के नहीं आई है, तो लोग अपने घर में कैश ज़्यादा रख रहे हैं, बिजनेस कैश ज़्यादा रख रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कब उसको जो ज़रूरत पड़ जाए कैश की, तो इसलिए कैश होल्डिंग बढ़ गया है। तो कैश होल्डिंग के बढ़ने का वजह यह है कि वो एक प्रिकॉशनरी मोटिव है कि इस समय प्रिकॉशन के तौर पे। उसी तरह आपने देखा था कि जब भी दुनिया में जब ये होता है परेशानी का दौर, जैसे 2007-8 में जब क्राइसिस आया, तो भी लोग ने कैश ज़्यादा होल्ड किया और सरकार ने बहुत कैश रिलीज किया जिससे कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। चाहे वो अगर आप अभी देखें, अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज किए, उस समय भी 2008 में भी जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज किए गए थे, लेकिन उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा क्योंकि लोगों ने वो अपने पास रख लिया कैश। तो उसी तरह अभी भी आपने देखा कि इतना ज़्यादा जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज किया गया, यूरोपियन कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने, अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पर इन्फ्लेशन इतना तेज नहीं हुआ। नॉर्मल टाइम में इन्फ्लेशन मतलब कि 200-300% हो जाना चाहिए था, इतना कैश रिलीज किया गया, पर वो लोगों ने अपने पास रखा रहा, उसको सर्कुलेशन में नहीं किया। तो इसलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि जो सर्कुलेशन में है और कितना लोगों के घरों में है। लोगों के घरों में, बिजनेस के पास वो कैश की जो होल्डिंग ज़्यादा हुई, क्योंकि इस समय परेशानी का दौर चल रहा है, पता नहीं रिसेशन में क्या हो, बिजनेस ठप हो जाए, घर में परेशानी हो जाए कुछ, तो इसलिए लोग कैश ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। जी। प्रोफेसर साहब एक चीज़ और ज़रा समझा दें, ये जो बार-बार हम लोगों को समझाया जा रहा है ना कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएँगे और अब हमने जर्मनी को पीछे ढकेल दिया, अब हम इंग्लैंड, मतलब ये हर बार हो रहा है 5 ट्रिलियन इकॉनमी। आप 5 नहीं 50 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर कैपिटा के हिसाब से ज़रा वो समझा दीजिए कि उसके हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं। मतलब हमारी खुशहाली तो पर कैपिटा के हिसाब से मापनी चाहिए, ना कि ट्रिलियन के हिसाब से। ज़रा इसको समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमारी स्थिति ये है कि हमारा जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वही गलत है। जब ओह! जीडीपी घट भी रहा है तो हम वो कहते हैं कि बढ़ रहा है ना? क्योंकि असंगठित क्षेत्र तो हमारे डेटा में आता नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस समय हमारा नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है और पिछले साल भी जो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ था, उससे पहले भी 2020-21 में भी नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ था। तो हमारी अर्थव्यवस्था तो घट रही है, लेकिन हम दिखा देते हैं कि 7% पे बढ़ रही है। उसके पहले भी जीएसटी का असर नेगेटिव बहुत हो रहा था, तो उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था, सरकार कह रही थी 7% का ग्रोथ रेट है, 4% का ग्रोथ रेट है, मेरा मानना था कि गिर रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक्चुअली स्लिप करके छठी से 7वीं जगह पहुंच गई, ना कि 5वीं। 5वें स्थान पे ब्रिटेन था। ब्रिटेन में फिर भी कुछ पॉजिटिव चल रहा था, पर अभी नेगेटिव हो गया है। तो हम ऐसा नहीं कि ब्रिटेन को क्रॉस करके 5वें पायदान पे आ गए। मेरा मानना है कि हम एक्चुअली स्लिप करके 7वें पे पहुंच गए हैं, मतलब कि फ्रांस से भी और नीचे चले गए हैं, अगर हम असली में अपना जीडीपी देखें। पर लेकिन ये है कि अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे वो बढ़ के जो 5 ट्रिलियन डॉलर हो ही जाएगी। लेकिन ये कहना कि 2027 में हो जाएगी या 2030 में हो जाएगी या 2033 में, वो निर्भर करता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब आगे आने वाले समय में अनिश्चितता का काल इतना ज्यादा है कि यूक्रेन का युद्ध क्या होगा, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी का क्या होगा, जिससे सप्लाई बॉटलनेक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज है। अब इन्फ्लेशन तेज होगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, उनकी पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिमांड कम होगी, तो अर्थव्यवस्था और गिरेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कहना कि अब हम 4 साल में या 5 साल में या 10 साल में क्या हो जाएगा, हम अगले साल का नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अर्थव्यवस्था में क्या होगा। और होना, जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत भारी रिसेशन आ रहा है अर्थव्यवस्था में दुनिया भर में, वजह उसकी ये है कि ये जो यूक्रेन का युद्ध है, ये एक कोल्ड वॉर का जो सिग्नल है, क्योंकि 2 सुपर पावर के बीच में ये टकराव है ना? एक तरफ तो एडवांस कंट्रीज है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है। अब इनके बीच में जो तनातनी है, तो कोई जो सैंक्शन लगा रहा है, तो कोई जो मतलब जो रोक दे रहा है, वो वीट का जब एक्सपोर्ट रोक दिया, मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया, है ना, एनर्जी का एक्सपोर्ट रोक दिया। तो ये जो तनातनी है, इसके ये 2 जो युद्ध हो रहा है, ये मुझे लगता है कि जो कब्जा करने के लिए है कि रिसोर्सेज पे कैसे कब्जा हो। क्योंकि रूस के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, यूक्रेन पे बहुत रिसोर्सेज हैं, तो ये 2 कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब जो रूस और चाइना को मैं कम्युनिस्ट नहीं मानता, सोशलिस्ट नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि वो जो कैपिटलिज्म वहाँ पे जो राज कर रहा है। तो 2 कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बीच में है और हम बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना हम इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। हमें
रूस से 60% आर्मामेंट पहले आ चुका है। अभी जो नया आर्मामेंट है वो वेस्ट से आया है, वो चाहे फ्रांस से राफेल आया हो, C-17 अमेरिका से आया हो, चिनूक और वो हेलीकॉप्टर वगैरह आए हों। तो इसलिए हम बीच में फंस गए, तो इससे हमारी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जब दुनिया भर में रिसेशन होगा तो उसका असर पड़ेगा। फिर अब आपने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, फेडरल रिजर्व बैंक बढ़ा रहा है, यूके बढ़ा रहा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बढ़ा रहा है, तो उसका असर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था और स्लो डाउन करेगी। तो ये लंबा रिसेशन चलने वाला है, और जब लंबा रिसेशन चलेगा तो इसका हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा, इसका हमारे दामों पे असर पड़ेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी उभर नहीं रही है। जब उभरेगी तब तो हम कहेंगे कि आगे चल रही है। जब अभी उभर नहीं रही, अभी कह नहीं सकते कि अगले साल क्या होगा, तो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, उसका अभी हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, ये बात ठीक है कि बढ़ते रहेंगे तो किसी दिन तो पहुंच जाएंगे। अब वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो आगे देखेंगे। अगले साल जब यूक्रेन का युद्ध का क्या होता है, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी का क्या होता है, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ते हैं, उस सब पे निर्भर करेगा। अभी से कैसे प्रेडिक्ट करें हम। जी, प्रो साहब, एक अंतिम प्रश्न चलते चलते इसलिए कि इंग्लैंड में अभी हम लोगों ने बड़ी उठापटक देखी। एक प्राइम मिनिस्टर आई, लिज ट्रस आई, वो शायद 40-45 ही दिनों में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसको कहते हैं वो झूला उठा के चल दी। उन्होंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा। ऋषि सुनक साहब आए हैं, अब इनके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो बुरी स्थिति में है। श्रीलंका में हम लोग देख ही चुके हैं, अगल बगल ही सब जगह। तो आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज आप मानते हैं, देखिए बहुत से हैं, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, ये सब है, लेकिन क्या सबसे बड़ा चैलेंज आज फिर से अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी? जी हाँ जी। तो देखिए जो ब्रिटेन में हुआ, तो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही है और उन्होंने ब्रेक्सिट किया। ब्रेक्सिट का मतलब है आपने मार्केट तोड़ दिया। आप यूरोप के साथ जुड़े हुए थे, तो वो आपने तोड़ दिया। तो मार्केट तोड़ने का मतलब आपकी सारी अर्थव्यवस्था रीऑर्गेनाइज होगी, वो इतनी जल्दी होती नहीं है। तो इसलिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था परेशानी के दौर से चल रही है ब्रेक्सिट के बाद से। अब हुआ क्या कि ये जो कंजर्वेटिव हैं, इन्होंने कहा, ये आई जो लिस्ट आई, तो उन्होंने और भी ज्यादा कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनाने का जोर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि हम तो और भी कंजर्वेटिव पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, अमीरों का टैक्स काट देंगे और जब बाकी एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे वगैरह। वो जो इंटरनेशनल मार्केट है वो फिर परेशान हो गया, क्योंकि वो तो ये नहीं चाहता कि आप जो डेफिसिट को बढ़ाएं, वो ये नहीं चाहता कि आप सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर करें, है ना। तो इसलिए फिर एकदम से पाउंड गिरने लगा, जो वहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरने लगा। अब सुनक साहब आए हैं तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाएंगे। लेकिन जो कंजर्वेटिव नीतियां हैं, क्योंकि वो भी एक कंजर्वेटिव हैं, वो इतने कंजर्वेटिव नहीं है जैसे कि लिज थी, है ना, लेकिन वो है कंजर्वेटिव। तो उनसे भी मुझे नहीं लगता कि आसानी से संभल पाएगी स्थिति। और ये हमारे लिए लेसन होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी कंजर्वेटिव पॉलिसी चल रही है, जिसको कहा जाता है सप्लाई साइड पॉलिसीज। सप्लाई साइड पॉलिसीज का मतलब होता है कि आप बिजनेस को कंसेशन दीजिए। तो बिजनेस को आप तरह तरह से टैक्स में छूट दे रहे हैं, लेबर कोड ला रहे हैं, किसानों का जो ट्रेड है उसको जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में थमाने की जो कोशिश अभी भी जारी है। मतलब जो सरकार ने कहा था कि हम विड्रॉ कर लेंगे बिल और जो एक कमेटी बिठा देंगे नई तरह का, वो अभी कमेटी नहीं बैठी है, वो क्या क्या करने वाले हैं वो अभी नहीं बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी भी समस्या डिमांड की है, न कि सप्लाई की। सप्लाई बॉटलनेक तो है, लेकिन बिजनेस वाला तब इन्वेस्ट करेगा जब डिमांड होगी। तो इसलिए जैसे कि हमने देखा 2019 में जब इतना बड़ा कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन दिया गया, तो उस समय 1.6 लाख करोड़ रुपए टैक्स कम हो गया और उनका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। लेकिन उस प्रॉफिट को उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने उसको यूज किया अपना लोन खत्म करने में, जो उनका ऋण था उसको खत्म करने में। तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो हमारा जो ग्रोथ था, वो जो हाई रेट ऑफ ग्रोथ जो पहले चल रहा था, तो 2012-13 में हमारा इन्वेस्टमेंट का रेट 36% था, वो गिर के 30% हो गया। क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो आप इन्वेस्ट करके और क्या करेंगे। तो यही एक समस्या है कि आज हमारी नीतियां जो हैं वो सप्लाई साइड नीतियां, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट जो है फिर कम रहेगा। तो हमारी नीतियां जो सप्लाई साइड नीतियां हैं, उसमें समाधान नहीं है हमारी समस्या का। क्योंकि सप्लाई साइड नीति का मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं कि आपका सप्लाई बॉटलनेक कम हो जाएगा। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि आप बिजनेस को कंसेशन दे रहे हैं, है ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, तो वो तो इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक डिमांड नहीं होगी। तो ये तो इस तरह का हुआ कि आपके घर में आग लगी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई हम दमकल घर आपके घर में बगल बना देंगे, तो उसको 3 साल बनेगा, तब तक आपका घर जल जाएगा।
तो आज जब डिमांड की समस्या है तो डिमांड को डील करना चाहिए, ना कि सप्लाई साइड नीतियां। तो हम भी वही गलती कर रहे हैं जो कि लिज ने की थी, और जो अब सुनक साहब करेंगे, तो वो समस्या का हल नहीं है। तो हमें अपने समस्या का हल निकालने के लिए गरीब आदमी के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, जिससे डिमांड बढ़े। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको बढ़ाना पड़ेगा, अर्बन गारंटी स्कीम क्रिएट करनी पड़ेगी, जीएसटी है जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र परेशानी में, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी से बहुत परेशानी चल रही है। तो जब तक हम ये माइक्रो सेक्टर कृषि की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक समाधान नहीं है हमारी समस्या का। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, ये सब बताने के लिए, और आगे आपसे फिर से आपको कुछ कुछ तकलीफ देते रहेंगे सब समझने के लिए। जरूर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते।